नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात कोरोना की ही करेंगे। संक्रमण का आंकड़ा देश में 21,000 पार कर गया है। चिंताजनक स्थिति है। लगातार मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। यह संक्रमण काल ही नहीं, यह संकट काल है और पूरे देश को एकजुट होना होगा। और हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं? 3 अहम चीजों पर पूरे देश को, सरकारों को, केंद्र सरकार को गौर करना होगा। सबसे पहले स्वास्थ्य, हेल्थ कंसर्न्स। संक्रमण की चेन हमें कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे तोड़नी है, इसलिए हम लॉकडाउन 2 में हैं। दूसरा, खाद्य सुरक्षा। खाने पीने का सामान मिले सबको, आपको, मुझको मिल जाता है। गरीबों के लिए परेशानी है, दिक्कत का सबब है। इसके अलावा आजीविका, रोजगार जा रहे हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। सरकार आंकड़े बताए या ना बताए, लेकिन CMIE का आंकड़ा मैं लगातार कोट कर रहा हूं। लॉकडाउन 1 में 15 अप्रैल तक ही 12 करोड़ लोगों के रोजगार जा चुके हैं। यह दिक्कत का सबब है। और जहां तक स्वास्थ्य की प्राथमिकता की बात है, तो रैपिड टेस्ट किट्स का बड़े गाजे बाजे के साथ ऐलान किया गया। अब टेस्टिंग होगी, अब ट्रेसिंग होगी, लेकिन वो पुअर क्वालिटी के निकले। राजस्थान ने शुरुआत की, अब बहुत सारे राज्य कह रहे हैं ये किट हमें मंजूर नहीं है। दूसरी किट मंगाई जा रही है, टेस्टिंग हो भी रही है, लेकिन रफ्तार अभी बहुत ढीली है। सिर्फ लॉकडाउन से, सिर्फ घर में बैठकर कोरोना के संक्रमण को हम नहीं रोक पाएंगे। ये बात आपको, मुझको, हम सबको, सरकारों को समझनी होगी। PPE, डॉक्टर्स को प्रोटेक्टिव जो इक्विपमेंट है, वो भी माकूल मात्रा में अभी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ये तमाम दिक्कतें हैं। 21 अप्रैल को थोड़ी रियायत दी गई, कारोबार खोले गए, खास ग्रामीण इलाकों में, लेकिन सरकार ने एक पीनल प्रावधान भी लगा दिया कि आपकी फैक्ट्री में, आपके कारोबार में, आपके कारखाने में अगर कोई कोरोना पॉजिटिव मिल गया तो 3 महीने के लिए फैक्ट्री सील हो जाएगी। अब इंडिया इनकॉर्पोरेटेड इस बात को लेकर बहुत ही शंकित है। अब कुछ क्लैरिफिकेशन आई है, लेकिन अभी भी धंधा कोई खोलने को तैयार नहीं है। ये तमाम ऐसी बातें हैं जिन पर हमें चर्चा करनी चाहिए। लेकिन चर्चा किस बात की हो रही है? चर्चा हो रही है हिंदू मुसलमान, सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। लड़ाई पूरे देश की है, पूरी दुनिया की है, और हम यहां पर कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान भी करते दिख रहे हैं। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। कांग्रेस की अध्यक्ष, अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कम्युनलिज्म को लेकर, सांप्रदायिक रंग जो दिया जा रहा है, उस पर सरकार पर वार किया, तो सरकार ने भी पलटवार किया। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले 2 बयान सुन लीजिए। TWC इस बात पर चिंतित है कि जब पूरा देश कोविड-19 से मिलकर लड़ाई लड़ रहा है, तब भी भाजपा सांप्रदायिक बंटवारे की आग लगाने का प्रयत्न कर रही है। एंड द नेशन नीड्स टू बी वॉरी ऑफ सच एलिमेंट्स, फोर्सेस एंड पॉलिटिकल पार्टीज एज ऑल्सो इंडिविजुअल्स। कांग्रेस समाज में जानबूझकर भेद तैयार कर रही है, और ये भेद समाज को तकलीफ देता है। इसलिए हम इनके ऐसे वक्तव्यों की भर्त्सना करते हैं। तो आपने यहां पर देखा, कांग्रेस बीजेपी पर, सरकार पर आरोप लगा रही है कि सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है। बीजेपी कह रही है, केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं, कांग्रेस लोगों को बांट रही है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, कोरोना पर लड़ेंगे या कोरोना से लड़ेंगे? पर और से पर ध्यान दीजिएगा इस सवाल में। और सोनिया ने क्यों कहा नफरत का वायरस फैला रही है बीजेपी? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राज्यसभा सांसद भी हैं GVL नरसिम्हा राव, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता मेरे साथ हैं, स्वराज इंडिया के संस्थापक योगेंद्र यादव,
AK वाजपेयी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं और मुख्य प्रवक्ता हैं LJP, जो कि अहम घटक है मोदी सरकार की, और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो मेरा सवाल GVL बड़ा सीधा, हम कोरोना से लड़ रहे हैं या हम कम्युनल वायरस फैला रहे हैं? कर क्या रहे हैं? संदीप भाई, पहले आपको और दर्शकों को नमस्कार। पूरा देश, एक तरह से देखा जाए पूरे विश्व, ये कोरोना की महामारी से लड़ रही है, संकट की स्थिति में है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर इस समय, और हेल्थ प्रोफेशनल्स, पुलिस कर्मचारी, मीडिया के मित्र, ये सब अपने सुरक्षा को खतरे में डालकर देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं। पर लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनके परिवार केवल और केवल राजनीति करने में लगे हुए हैं। उनको मुझे नहीं लगता है कि ऐसे समय एक गंभीरता से एक तरह से ऑल पार्टी कंसेंसस वाली जो बात दिखनी चाहिए, वैसे उनको नहीं लग रहा है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने जो कदम लिए हैं, सरकार की चारों तरफ से प्रशंसा हो रही है, ये कांग्रेस पार्टी को सहमत नहीं, कांग्रेस पार्टी को ये उनके गले नहीं उतर रही है। इसलिए हर दिन कोई ना कोई नया बहाना ढूंढकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, हम आज तक इनको रिप्लाई तक नहीं दिए हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही। हम आज तक इनको रिप्लाई भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ठीक है, आप रिप्लाई मत दीजिए, वो आपका अधिकार है, वो आपका अधिकार है। मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मेरा सवाल ये, देखिए GVL, आप ट्रैक करते हैं, आप मीडिया को समझते हैं, आप सरकार के कामकाज को समझते हैं। मुझे ये बताइए, 24 तारीख से, पिछले महीने की 24 तारीख से लॉकडाउन शुरू हुआ। पहले 5-6 दिन पूरा देश संक्रमण कैसे रोकेंगे, क्या हमें कदम उठाने चाहिए, चर्चा लगातार उस पर हो रही थी। फिर तबलीगी जमात आती है, और जो उन्होंने किया, मैं लगातार अपने कार्यक्रम में मेंटेन कर रहा हूं, वो गैर जिम्मेदाराना था, वो आपराधिक था। लेकिन 31 मार्च से और आज जिस तारीख में हम बैठे हैं, पिछले 3 हफ्तों से ज्यादा, 3.5 हफ्ते में, क्या हम सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं? क्या पूरा नैरेटिव बदल गया है? अरे कोरोना वायरस से लड़ना है कि कम्युनल वायरस फैलाना है? मेरा सवाल अभी भी ज्यों का त्यों है। नहीं संदीप जी, नहीं, मीडिया में कुछ डिस्कशंस इस बात को लेकर हो रहे होंगे। ये तबलीगी जमात को लेकर चर्चा है, क्यों नहीं हो सकती है, क्यों नहीं होगी? जब पूरे देश में जिस स्तर पर संक्रमण हुआ, इसमें एक इवेंट के कारण कुछ प्रदेशों में 90% केसेस तबलीगी के कारण संक्रमित हुए हैं, तो उस पर चर्चा होगी। इसमें मुसलमान की कहां बात आई? मैंने कभी इस शब्द का प्रयोग तक नहीं किया। आपने नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, ये मानते हुए, पर मैं नाम समेत आपके सहयोगियों, सह प्रवक्ताओं और बाकी नेताओं के क्या मैं बयान सुनवाऊं, मैं और इस जहर को फैलाऊं? मैं वो करना नहीं चाहता, और आप जानते हैं मैं किनके नाम ले रहा हूं, आप जानते हैं, आपने बिल्कुल नहीं किया। पर हर बात में हिंदू मुसलमान कर देना, पालघर की घटना है जो जघन्य अपराध हुआ, संतों की हत्या हुई, उसमें हिंदू मुसलमान कर देना। तो अगर मैं पलटकर पूछूं कि तबरेज के साथ क्या हुआ झारखंड में, अखलाक के साथ क्या हुआ, पहलू के साथ राजस्थान में क्या हुआ, तब ये बातें तब क्यों नहीं उछलकर सामने आए? तब तो वरमालाएं पहनाई जा रही थी आपके नेताओं के द्वारा ऐसे लोगों पर जो मॉब लिंचिंग के अपराधी थे, आरोपी थे। गलत कह रहा हूं क्या मैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, बट लेकिन जिन विषयों की आपने जिक्र किया है, अखलाक का हत्या हो, पहलू खान का हो, उस पर हफ्तों तक चर्चा हुआ है, महीनों तक चर्चा हुआ है टीवी में। नहीं, किसी ने संवेदनाएं जाहिर नहीं की। लेकिन क्या जो लोग आज संवेदनाएं जाहिर कर रहे हैं और सीधे उसमें राजनीति लेकर आ रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण था, काला दिन था। नहीं, बट लेकिन वो संतों की हत्या की निंदा करना जरूरी है या नहीं है? क्या कांग्रेस पार्टी से यह सवाल नहीं पूछा जा सकता है? 2 हिंदू संतों की हत्या होती है, यह दुखद है। बिल्कुल सवाल पूछा जाए, मैं पलटकर वही सवाल पूछ रहा हूं। अपने गिरेबान में भी झांकना होगा ना बीजेपी को। जो मैंने 3 वाकये और बहुत, मॉब लिंचिंग ये देश की एक बड़ी कड़वी हकीकत है, इस पर चुप्पी साधे हुए थे ना लोग। नहीं, आप ऐसे जनरलिटी में बात नहीं करिए। आप पहलू खान का हत्या हुआ, निंदा हुआ, होनी चाहिए थी,
लेकिन दो हिंदू संतों की हत्या होती है, ये आम बात हो जाती है। आम बात बिल्कुल नहीं है, बंद करके मुंह बंद करके पर इसे हिंदू मुसलमान करना कितना जायज है? पर लेकिन पहले हिंदू संतों की हत्या क्या धर्म के आधार पर नहीं है? ये धर्म के आधार पर हुआ। संत है, हिंदू संत कम से कम ये तो कह सकती थी ना सोनिया गांधी, राहुल गांधी क्या इसकी निंदा नहीं कर सकते थे? दो संतों। रोहन गुप्ता इसका जवाब दीजिए, रोहन गुप्ता इसका जवाब दीजिए। पहलू तबरेज अखलाक पर आप जोर शोर से निंदा करते हैं, संतों की हत्या पर चुप क्यों हो जाते हैं, फिर कहते हैं सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है? संदीप जी, चुप होने की बात नहीं है, ये बड़ी दर्दनाक और शर्मनाक घटना है। और उससे भी शर्मनाक घटना ये है कि 107 लोग जो बातें पाए गए इसमें, जिनके ऊपर कार्रवाई, और उसमें से 4 भाजपाई कार्यकर्ता है और भाजपा के पदाधिकारी है, उसका भी जवाब दे दे जीवीएल जी। बात यहाँ पे ये है संदीप जी, जब पूरा देश मिलकर कोरोना से लड़ रहा है, अपने तबलीगी की बात की मैं उसका जवाब दूंगा। आपकी सरकार थी, आपने क्यों परमिशन दी उनको इकट्ठे होने की? और आपको मालूम था वो संक्रमित थे, तो पूरे देश में उनको क्यों जाने दिया? फरवरी में आपने नमस्ते ट्रम्प क्यों किया? देश आपसे ये जवाब मांग रहा है। जब हम पत्र लिखते हैं आपको कि 5 किलो से 10 किलो कर दीजिए अनाज, तब आपको जवाब नहीं देना है। हम आपको पत्र लिखते हैं कि हमारे 25 लोग मर गए मजदूर, उसका आपको जवाब नहीं है। हम पत्र लिखते हैं कि आप पीपीई अवेलेबल कराइए डॉक्टर का, उसके पास उसके लिए जवाब नहीं है। हम पत्र लिखते हैं कि 130 करोड़ जनता वाले लोग ने सिर्फ आपने 5 लाख टेस्ट किए, उसका आपके पास जवाब नहीं है। हम पत्र लिख के बोलते हैं कि हमारी छोटे जो उद्योग है उसको बचाइए, उसका आपके पास जवाब नहीं है। और आपके प्रवक्ता जो आपकी बी टीम है, जरा देखिए जीवीएल जी, देश के सामने कितना बड़ा खतरा है और आपकी टीम क्या कर रही है वहां पे। वो ट्विटर और फेसबुक अभी आप खोल के देख लीजिए, आपका डूबा चेहरा है, आपके प्रधानमंत्री। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया रोहन गुप्ता, आपने लंबी तकरीर दे दी रोहन गुप्ता, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। किसी की भी हत्या हो, मॉब लिंचिंग हो, और सरकार आपकी है महाराष्ट्र में, ऐसे में आपकी अध्यक्ष, आपकी अंतरिम अध्यक्ष राहुल गांधी कोई शब्द ना बोले तो सवाल पूछे जाएंगे? बिल्कुल नहीं संदीप जी, कांग्रेस ने बाकायदा, हमारी सरकार है वहां पे प्रेस इन्फो, हमने वहां के हमारे मंत्री ने प्रेस करके इस मुद्दे पे कड़क से कड़क कार्रवाई करने का किया है। 107 लोगों के सामने मुकदमा दायर हुआ है, एआईसीसी ने प्रेस करके इसको कंडेम किया है। मैं हिंदू हूँ, एक साधु की हत्या होती है, मुझे दिल से दुख है, ये नहीं होना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि भाजपा इस पर राजनीति करे और झूठ फैलाए देश में। पर देखिए, मैंने ये इस सवाल पर अभी चर्चा कर ली। 1 मिनट, ए के वाजपेयी स्क्रीन पर, ए के वाजपेयी, क्या हमें ये चर्चा करनी चाहिए? 21,000 से ऊपर आंकड़ा पहुंच गया है, हम स्टेज 3 में भी आ सकते हैं, ये लाखों में भी जा सकता है। रैपिड टेस्ट किट वो फॉल्टी निकलती हैं, उनमें दिक्कतें निकलती हैं, पीपीई डॉक्टर्स तक पहुंच नहीं पा रहा है। हम यहां पर हिंदू मुसलमान पर चर्चा करने बैठे हैं, ये दुखद नहीं है क्या ए के वाजपेयी? नहीं, दुखद नहीं, ये तो बहुत ज्यादा। हमको देखो, ये कहने में कोई ऐतराज नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने 60-70 साल राज किया है, और जब ये राज सत्ता में थे तो उस वक्त भी समय आया, उस वक्त पाकिस्तान से लड़ाई हुई, चाइना से वार हुआ। क्या विरोधियों का यही व्यवहार था? क्या विपक्ष का यही व्यवहार था जो कांग्रेस आज कर रही है? क्या ये समय है कि यह कहा जाए कि बीजेपी नफरत का वायरस फैला रही है? क्या ये वक्त है इस वक्त इस तरह की बातों करने का? आप सजेशन दे सकते हैं, आप क्रिटिसिज्म करेंगे, हर बात का सजेशन करेंगे, ली जाती है क्या? रूटीन समय नहीं चल रहा। लॉकडाउन से पहले क्या कोई सर्वदलीय बैठक हुई? किसी से सलाह मशवरा हुआ? किसी से सलाह मशवरा या सर्वदलीय बैठक हुई संपूर्ण लॉकडाउन से पहले? नहीं है सवाल, ये एकदम रैंडमली आ गया। नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छा, जरूरत नहीं है। संदीप जी सलाह भी नहीं लोगे और फिर कहोगे कि सलाह। दिख रहे हैं हाँ। कि मोदी जी की कंट्रोल किया है मामले को। 1 महीने बाद सिर्फ 20,000 केस हुए हैं, और दूसरे देशों का हाल देखिए। इतना ही काफी है ये कहने के लिए कि ये सरकार पूरी तरीके से सरकार कर रही है काम। देखिए, ए के वाजपेयी, मेरे सवाल का मर्म समझिए। ए के वाजपेयी स्क्रीन पर, ए के वाजपेयी, मेरे सवाल का मर्म समझिए। प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री ने कहा इस वायरस का, इस लड़ाई में कोई जात पात धर्म का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन, और आप पिछली दफा भी आए थे, मैं मुरादाबाद का जिक्र कर रहा था,
और आपने कहा कि प्रोपेगेंडा भी चल रहा है कि डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा, एनकाउंटर कर दिया जाएगा, लोग इसलिए परेशान हैं। खबरें ये भी चलाई जाती हैं कि थूक दिया किसी ने बिजनौर में, एक मुसलमान केले बेचने वाला था, वो पेशाब कर रहा है बोतल में और वो पेशाब छिड़क रहा है केलों पर। इस तरह की फेक न्यूज़ भी फैलाई जा रही है। ज़्यादातर खबरें झूठी निकली लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। एक विष, एक घृणा, एक शंका पैदा की जा रही है एक समुदाय के खिलाफ। ये बात मानेंगे कि नहीं? नहीं, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। देखिए दो चीजों को अलग करिए, सरकार को अलग करिए, पॉलिटिकल पार्टी को अलग करिए। देखिए एक बात समझिए, सरकार को दोनों आंखों से बराबर सबको देखना पड़ेगा जो ये सरकार देख रही है। देखिए कोई भी स्कीम आएगी, मुस्लिम को भी मिलेगी, हिंदू को भी मिलेगी। देखिए अगर फर्क नहीं करेंगे तो ये मामला नहीं चलेगा। दोनों चीजों को फर्क करके चलना पड़ेगा। सरकार कोई इस तरह का काम नहीं कर सकती, पार्टी करती है। जो पार्टी का पदाधिकारी करता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और वो कानूनी कार्रवाई हो रही है। वो हमने होती देखी है। देखिए हम कैसे वो हमने होती देखी है। साध्वी प्रज्ञा से लेकर अनुराग ठाकुर से लेकर प्रवेश वर्मा से लेकर बड़ा रोल है। प्रधानमंत्री ने न्यूज 24 के मेरे सहयोगी अमित कुमार को ही इंटरव्यू दिया था। वो मन से कभी साध्वी को माफ नहीं कर पाएंगे, प्रज्ञा ठाकुर को। और क्या हुआ प्रज्ञा ठाकुर का वो हम जानते हैं। लेकिन अब मैं असल मुद्दे पर आता हूं। योगेंद्र यादव, हम यहां पर कम्युनल वायरस की बात कर रहे हैं। 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। 11 करोड़ लोग एमएसएमई सेक्टर में काम करते हैं। 1/3 हमारी इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं। मैंने शुरुआत में ही जिक्र किया, 21 तारीख से आपने ग्रामीण इलाकों में खासकर कल कारखानों को खोलने की इजाजत दे दी। इंडिया इनकॉर्पोरेटेड क्या कह रहा है, भैया आपने तो कह दिया खोलो, एक भी अगर कोरोना पॉजिटिव मिल गया आपका एम्प्लॉय तो 3 महीने के लिए सील भी कर देंगे। वो खोलने को तैयार नहीं है। डॉक्टर्स को पीपीई नहीं मिल रही हैं, रैपिड टेस्ट किट फॉल्टी निकल रही हैं। इन पर हम बात ही नहीं करेंगे। यही सबसे बड़ा सवाल है संदीप भाई जो आपने उठाया है, और मैं अपने साथियों को याद दिलाना चाहता हूं कि ऐसे किसी भी बड़े संकट में लोकतांत्रिक देश बेहतर साबित होते हैं बजाय कि अधिनायकवादी देशों के। ये इतिहास का निष्कर्ष है, अर्थशास्त्र का निष्कर्ष है। और वो इसलिए चूंकि लोकतांत्रिक मुल्कों में आलोचना होती है, चूंकि सूचना पहुंचती है। चीन में कोरोना वायरस का शुरू में प्रसार इसलिए हुआ कि उस अधिनायकवादी देश में खबर तक नहीं पहुंच सकती थी। इसलिए ऐसे में विपक्ष की तरफ से सही तथ्य सामने रखे जाएं, ये राष्ट्र हित में है, ये अनिवार्य है, ये लोकतंत्र की सफलता का राज है। इसलिए मैं कुछ बातें कहता हूं। आपने बताया 12 करोड़ लोग, जो कि पिछली बार याद है आपके शो में ही हमारी चर्चा हुई थी, 12 करोड़ लोग एक झटके में बेरोजगार हो गए। कल जो सीएमआई का आंकड़ा आता है वो बता रहा है कि अब वो संख्या 14 करोड़ पहुंच गई। 14 करोड़ लोग घर बैठे हैं जिनके पास कोई आय का जरिया नहीं है, जिनमें से कई के पास अब खाने की व्यवस्था नहीं है, खासतौर पे जो शहरों में अटके हुए हैं अपने घर से, जिनके लिए अभी तक कोई भी व्यवस्था की घोषणा भी नहीं हुई है। अभी तक केंद्र सरकार ने कहा है कि हाँ, राज्य सरकारों को इनका ध्यान रखना चाहिए, एनजीओ को इनका ध्यान रखना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने वो एक घोषणा नहीं की है जिसका इस देश के नोबेल अर्थशास्त्री, नोबेल प्राइज पाने वाले लोग मांग कर रहे हैं। वो नहीं हुई है। आपने ठीक कहा, कुछ छूट दी गई है, फैक्ट्री खुल रही है। अरे उस फैक्ट्री के अंदर मजदूर जाएगा कैसे? जाएगा तो डंडे पड़ेंगे उसको तो बाहर। वो कहां से आई कार्ड लेके आएगा, कहां से ये सब चीजें पूरी करेगा? अगले हफ्ते तक आंकड़े आ जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई विशेष रिवाइवल होने वाला है। इस सारी समस्या के लिए सरकार जिम्मेवार नहीं है। ये समस्या सरकार की पैदा की हुई समस्या नहीं है, लेकिन इसका समाधान करना उसकी पहली जिम्मेवारी इस वक्त केंद्र सरकार। ये अहम बात कही है, सरकार ने ये बहुत अहम बात कही है आपने योगेंद्र। 1 मिनट जीवीएल में आ रहा हूं, अबे दुबे स्क्रीन पर। ये बहुत अहम बात कही है। देखिए, सरकार ने कोरोना थोड़ा फैलाया है, सरकार की वजह से कोरोना थोड़ा आया है। ये तो एक पैंडेमिक है, ये वैश्विक महामारी है, पर सरकार का काम है इसे कंट्रोल करना और लोगों में एक भरोसा कायम करना, उनकी रोजी रोटी, उनकी आजीविका बरकरार रखना। अब 11 करोड़ लोग ऐसे हैं, अबे दुबे और मेरा आंकड़ा नहीं है, सरकारी आंकड़ा है।
11 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पीडीएस, जो हमारा सिस्टम है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उसमें दर्ज ही नहीं है। उनको खाने के सामान मिलेंगे कैसे? 5 किलो अनाज मिलना है या चावल मिलना है, उनको मिलेगा कैसे? और सिर्फ चावल या अनाज से काम नहीं चलता है, ड्राई फ्रूट से काम नहीं चलता है। कच्चा चावल थोड़ा खा जाएगा, तेल भी चाहिए, चीनी चाहिए, आपको ईंधन चाहिए, कभी तो खाना बनेगा। तो ये सवाल तो उठेंगे ना, ये सरकार को ही समाधान करना है। सरकार ने बीमारी थोड़ा फैलाई है, पर समाधान तो सरकार ही करेगी ना। संदीप जी, मैं योगेंद्र जी ने अभी जो बातें कही थी, मैं उनसे 100% सहमत हूं, और उसमें कुछ 1-2 बातें जोड़ना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि सरकार ने कोरोना जरूर नहीं फैलाया है, सरकार का काम ये नहीं है, लेकिन कोरोना के खिलाफ जो संघर्ष हो रहा है उसमें सरकार की बुनियादी थीसिस क्या है, इस पर गौर करना चाहिए। मुझे लगता है सरकार की एक अघोषित बुनियादी थीसिस ये है कि कोरोना के खिलाफ लड़ने की सारी जिम्मेदारी जनता और नागरिकों को सौंप दी जाए, उनके मत्थे मढ़ दी जाए, उनसे कहा जाए कि आप घर में रहिए, आप बाहर मत निकलिए। और लॉकडाउन जो है एक तरह से घर बंदी है, इसके लिए हिंदी में एक बड़ा अच्छा शब्द है, घर बंदी। घरों में लोगों को बंद कर दिया गया है। इसके बाद में सरकार की जो जिम्मेदारियां थी, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की जिम्मेदारियां थी कि कोरोना के टेस्ट बहुत तेजी से कराए जाते, और दूसरी तरफ इस तरह की समान सारे देश में एक सार घरबंदी की नीति है, उससे जो गरीब लोगों के ऊपर जो बुरा असर पड़ रहा था, उसके लिए सरकार कोई कार्रवाई करती, वो कार्रवाई बिल्कुल नहीं की गई है। उसके लिए पहले से सोचा नहीं गया, इसलिए नहीं सोचा गया कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के ऊपर कभी कोई निगाह जाती ही नहीं है, नीति निर्माताओं का ध्यान उसकी तरफ जाता ही नहीं है। आप ध्यान कीजिए, जब कोरोना शुरू हुआ था उस वक्त हम लोग टीवी पे बहसें किया करते थे, वो इस बात की बहस होती थी कि भाई लोग अपनी ईएमआई का भुगतान कैसे करेंगे। यानी जो मुख्य तौर पर वेतनभोगी मध्य वर्ग है, उस वेतनभोगी मध्य वर्ग के आसपास ही सारी आर्थिक नीतियां होती हैं, पूरी राजनीति का जो नियोजन होता है वो उसी के आसपास होता है। जो आनंद विहार में भीड़ बड़े पैमाने पर जमा हुई, जो दिल्ली यूपी के बॉर्डर पर जमा हुई, जो बंबई के अंदर जो लोग सड़कों पर निकले, वो इस बात का प्रमाण है कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों गरीब लोगों की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है, और इस कोरोना के सबसे बड़े शिकार वही लोग हैं। बिल्कुल। और ऐसे में जीवीएल, 1 मिनट स्क्रीन पर, जीवीएल, ऐसे में देखिए, गरीबों की अगर बात है, और आप तो कहते हैं गरीबों की सरकार है, उसमें अगर कांग्रेस एक ये सलाह भी दे दे कि 7,500 उनके खातों में ट्रांसफर कर दिया जाए, उसमें हम राजनीति क्यों तलाशें? जीवीएल, नहीं, कांग्रेस पार्टी बहुत प्यार बांट रही है। हरियाणा से उनके आईएसीसी के सेक्रेटरी दारू लेकर पकड़े जाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कांग्रेस पार्टी कोरोना से लड़ रही है, और उनके विरोध में जो उनको लगता है, जो उनके खिलाफ जो स्वर उठा रहे हैं मीडिया में, उनके ऊपर हमला करना, कांग्रेस पार्टी कोरोना से बहुत अच्छी तरीके से लड़ रही है। देश की जनता देख रही है इसको। और जिस दिन लॉकडाउन का घोषणा हुआ, उसके तुरंत 2 दिन के अंदर, किसी के मुंह खुलने के पहले, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बड़े ऐलान किए गए, उसका पूरी भी हो गया। 20 करोड़ गरीब महिला के खाते में मुद्रा, जिनका जनधन अकाउंट है, 20 करोड़ महिला यानी 20 करोड़ परिवार, 20 करोड़ परिवार यानी 80 करोड़, कम से कम 80 करोड़ की जनता। देश की जनता कितना है उनके? आप तो जाने माने सोफोलॉजिस्ट रहे हैं, तो छोटे, मेरे बात सुनना पड़ेगा आपको। हाँ, मैं सुन रहा हूं। नहीं, प्लीज सुन लीजिए, उसके बाद बोलिए। और अभय दुबे कहते हैं कि लॉकडाउन लोगों को घर पर बंद किया हुआ है। क्या लोगों को छूट दे करके करोड़ों लोग संक्रमित हो जाएं, अस्पताल में भर्ती हो जाएं, लाखों संख्या में गरीब लोग मर जाएं? आप यही चाहते हैं क्या? नहीं, आप सोफोलॉजिस्ट भी रहे हैं। आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम जीवीएल, मैंने आपको वक्त दिया, पर यहां पर स्वान ने, और मैंने उस पर कार्यक्रम भी किया, 51% के पास 1 दिन का राशन, 72% के पास 2 दिन का सिर्फ राशन, 96% लोगों के पास 11,159 लोगों से उन्होंने राय ली थी, मजदूरों से 96% के पास सरकारी राशन नहीं पहुंचा है। यह भी एक बात, सरकार को इस पर गौर करना होगा। सरकार ही समाधान करेगी ना, लेकिन मिलकर क्यों नहीं लड़ सकते? आखिरी सवाल आपसे है रोहन, यह कांग्रेस बनाम बीजेपी की लड़ाई थोड़ा है, पूरे देश की लड़ाई है। आप साथ क्यों नहीं चल सकते? सत्ता पक्ष विपक्ष साथ क्यों नहीं चल सकता? और इज इट आस्किंग फॉर टू मच? नो,
वांट टू बी विद गवर्नमेंट। हम सरकार के साथ चलना चाहते हैं, सरकार के साथ चलना चाहते हैं, मगर सरकार सुने तो सही। मुझे ये बताइए, अगर हम ये बोल रहे हैं कि आप टेस्टिंग ज्यादा करिए, क्या ये ज्यादा ये निंदा हो गई संदीप? अगर हम ये बोल रहे हैं कि आप तो हमारे मजदूर मरे हैं, उसका पहले से प्लानिंग कीजिए लॉकडाउन का, क्या ये निंदा हो गई? इससे कितना जवाब? अगर हम बोलते हैं कि डॉक्टर को पीपीई जिससे मिलना चाहिए आप करिए, क्या ये निंदा हो? वही तो विपक्ष की बात नहीं है संदीप जी। हम तो हर जगह पर, सरकार अगर गलत चल रही है, एक तो 30 करोड़ जनता वाली देश, 5 लाख टेस्ट होते हैं, तो ये कौन से हिसाब से सही है? मुझे ये तो बताइए। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर सरकार को इतना है तो इतना अहंकार ये सबकी बात है, और जहाँ पे फोर्स करें, ये बात हम सबको सोचनी होगी। ये हम सबकी लड़ाई है, पूरे देश की लड़ाई है। इसमें कोई पार्टी के कोई मायने नहीं, बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट, कोई मायने नहीं है। ये हम सबकी लड़ाई है। संक्रमण हमें रोकना होगा। और जो जैसा मैंने शुरुआत में कहा, सिर्फ ये एक हेल्थ इशू नहीं रह गया है, रोजी रोटी का भी सवाल है, आजीविका का भी सवाल है, खाद्य उपलब्ध कराने होंगे और नौकरियां भी बचानी होंगी। ये तमाम काम एक होलिस्टिक अप्रोच सरकार को लेकर चलनी होगी। इसी उम्मीद के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।